हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर है, जिसमें अध्याय 1 भारतीय संविधान को अच्छे से समझेंगे तथा अंत में इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो बच्चों, अंत तक बने रहें मेरे साथ। कक्षा 8 के अन्य विषय जैसे गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी के बहुत सारे अध्यायों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ तथा प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों को भी हल कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के माध्यम से फ्री में पढ़ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दे ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। यह है आपका अध्याय 1 भारतीय संविधान। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन्हें मैं आपको बताऊँगा, जिसे आप लिख भी लेंगे। फिर अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे हम। अब देखिए, इसका पहला टॉपिक है संविधान क्या और क्यों। इसका मतलब है संविधान क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। इसको आइए हम उदाहरण समझते हैं। 2 उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण है आपके विद्यालय का। आप अपने विद्यालय रोज़ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं वहाँ, ठीक है। किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलने के लिए, मतलब अच्छे से चलने के लिए उसके कुछ नियम कानून होते हैं, है ना। उसी नियम कानून के अनुरूप वह विद्यालय चलता है। अगर वह नियम कानून नहीं होगा तो वह विद्यालय नहीं चलेगा। जैसे आप समय पर स्कूल जाते हैं, है ना, समय पर शिक्षक भी स्कूल आते हैं, समय पर घंटी लगती है और समय पर क्या होता है, प्रार्थना होता है। अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग कमरा होता है ना। प्रत्येक कक्षा के बच्चे अपने अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करते हैं। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग शिक्षक क्या होते हैं, प्रत्येक घंटी में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर समय पर खाना बनता है। तो इस तरह जो होते हैं बहुत सारे नियम कानून होते हैं और उसी नियम के अनुरूप सब कोई चलता है, तो वह विद्यालय जो है अच्छे से चलता है और बच्चे भी अच्छे से उसमें पढ़ते हैं। अगर यह नियम कानून नहीं होगा तो उसमें एक भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वह विद्यालय नहीं रह जाएगा, वह एक खेलने कूदने का साधन रह जाएगा। अब मान लीजिए आप समय पर स्कूल नहीं जाए, शिक्षक समय पर स्कूल नहीं जाए, है ना, समय पर खाना नहीं बने, समय पर ये शिक्षक अपने वर्ग कक्ष में नहीं जाए, है ना, अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग कमरा नहीं हो, तो क्या ऐसे में पढ़ाई होगा? बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि विद्यालय को चलने के लिए अच्छे से क्या होते हैं, एक नियम और कानून होता है, एक कायदा कानून होता है। अगला उदाहरण देखते हैं आपके घर का। आप अपने घर में रोज़ रहते हैं, ठीक है। सोचिए घर में कोई अगर नियम कानून नहीं होगा, कोई कायदा कानून नहीं होगा तो क्या होगा। आपको जब मन करेगा तब उठेंगे, है ना, जब मन करेगा तब खेले, जब मन करे तब आप कुछ भी करें, है ना। पापा क्या कहते हैं, रोज़ घर से बाहर कमाने जाते हैं, काम करने जाते हैं, वो काम करने नहीं जाए, वो घर में ही बैठे रहें, जो मन करे उनका वो करे, है ना। मम्मी खाना बनाती है तो मम्मी खाना नहीं बनाए, मम्मी को जो मन करे वो करे। तो क्या ऐसे में घर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो एक घर को भी चलने के लिए एक निश्चित नियम कायदा कानून होता है, तब घर चलता है और घर के सभी लोगों का क्या होता है, विकास होता है। उसी तरह यह जो हमारा देश है ना, इस देश को भी चलने के लिए कुछ नियम कायदे कानून हैं। अगर ये नियम कानून नहीं होंगे तो क्या होगा, जिसको जो मन करेगा वो करेगा, है ना। कोई किसी को मार देगा, कोई किसी से पैसा छीन लेगा, है ना, कुछ भी सही से नहीं होगा। तो एक देश को भी चलने के लिए एक नियम कायदा कानून होता है। उस नियम कानून को हम क्या कहते हैं, उस देश का संविधान कहते हैं। तो संविधान क्या है, इसे आप अपने कॉपी में लिख ले। यह नियमों व कानूनों का संग्रह है जो सरकार को जनता के हित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे समाज के सभी वर्गों के लोगों का विकास हो सके। इसी में एक अगला महत्वपूर्ण तथ्य है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह है क्या? अब चूँकि यह नियम आप सभी से संबंधित है, मतलब छात्रों से, बच्चों से संबंधित है, इसलिए इसे जानना आपको एकदम आवश्यक है। इसे आप लिख ले। इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी कहते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता है तथा उनकी अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में 8वीं तक की सरकारी स्कूल होना आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का होना आवश्यक है। यही है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।
अब अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी आप लिख ले कि बुनियादी नियम क्या हैं। तो बुनियादी नियम जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि, ये सभी जो कानून हैं ये सब बुनियादी नियम कहलाते हैं, क्योंकि इसके बिना आदमी का जीवन बेकार है ना, इसलिए ये बुनियादी नियम कहलाते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखिए अगला टॉपिक है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। मतलब भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। तो आपको पता होगा कि हमारा देश पहले गुलाम था। मतलब जिस तरह आज हम अपना वोट देकर सरकार चुनते हैं वैसा पहले नहीं था। हमारे देश पर इंग्लैंड का शासन था, है ना, आपको पता होगा। वही देश हम लोग पर राज चलाता था और जैसे मन होता था उसको वैसे अपना कानून बनाता था और हम पर थोप देता था। और यहाँ के लोगों का जीना क्या हो गया था, एकदम बेहाल हो गया था। उसी समय 1885 में, यहाँ पे किताब में है, 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, जिसमें भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए, है ना। बहुत सारे नेताओं ने आंदोलन किया, सभी ने अपना अपना इसमें दिमाग लगाया और अंत में क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। यानी इंग्लैंड की सत्ता यहाँ से ख़त्म हो गई। तो इंग्लैंड का जो कानून था जो हम पर थोपा गया था उसमें बहुत सारी खामियां थी जो भारतीयों के लिए कहीं से भी उचित नहीं था। इसलिए भारत को अपना एक संविधान का होना एकदम आवश्यक था, इसलिए यह संविधान बना। अब आइए हम कुछ इसके इतिहास को जानते हैं कि यह कैसे बना। इसे आप अपने कॉपी में भी लिख लेंगे पॉइंट वाइज करके और इसे आप याद भी कर लेंगे। तो पहला पॉइंट जो होगा वह है 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। कब रखी, 1920 में। यह आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। ठीक है, इसे आप दूसरे पॉइंट में लिख लेंगे। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। कब, 1931 के कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, इसे आप तीसरे नंबर पॉइंट में लिख लेंगे। अब चौथे नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई, है ना। क्या मांग की गई 1934 में, स्वतंत्र संविधान सभा। ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट, पांचवें पॉइंट में आप लिखेंगे कि अंततः कब, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, है ना। अब संविधान सभा क्या है, तो जिस तरह भारत में अभी बहुत सारे राज्य हैं, है ना, जैसे आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसी तरह पहले आज़ादी से पहले प्रांत हुआ करते थे, है ना। तो संविधान सभा में सभी प्रांतों के चुने हुए जनप्रतिनिधि थे जिन्हें क्या करना था, संविधान को लिखना था, है ना। उसी को संविधान सभा कहा गया। अब अगला पॉइंट 6 नंबर में आप लिखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, कहाँ, नई दिल्ली में, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अब ध्यान दें कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो आपके बिहार के ही थे। ठीक है। अगला पॉइंट 7 नंबर में आप लिखेंगे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, है ना। देखिए ये 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, है ना। अब ये भी ध्यान इसमें रखने वाला बात है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भी आपके बिहार के ही थे। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे तथा इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट लिखेंगे आप कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ। कब पूरा हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अगला पॉइंट आप लिखेंगे संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। कितने दिन लगे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है।
और अगला पॉइंट लिखेंगे आप 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक है, कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आपको ध्यान में होगा कि 26 जनवरी को आप हर साल जो मनाते हैं वह क्या है? गणतंत्र दिवस, है ना। वो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है भारत का संविधान उद्देशिका, है ना। यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसी को संविधान के उद्देशिका में शामिल कर लिया गया, है ना। तो आपका जो संविधान है वह इसी से शुरुआत होता है ना। सबसे पहले यही है, उसके बाद आपका संविधान का नियम कानून का जो पोथा है वह क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो यह जो है यह हर बच्चे को याद होना एकदम अति आवश्यक है ना। आपको यह याद होना चाहिए आपके संविधान के उद्देशिका क्या है। तो क्या है इसको आप एक बार पढ़ें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा एवं इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है संविधान के बुनियादी मूल्य। तो किसी भी समाज के किसी भी देश के खुशहाल बनने के लिए खुशहाल होने के लिए, है ना, कुछ बुनियादी मूल्य है जो हमें हमारे संविधान के द्वारा क्या है? प्राप्त है। जैसे यहाँ देखें, लोकतंत्र स्वतंत्रता समानता न्याय व धर्मनिरपेक्षता, है ना। तो इन सभी को हम यह जो शब्द है वह आपको अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको हम एक एक करके समझते हैं। यह काफ़ी आसान चीज़ है। तो देखिए यह जो पहला पॉइंट है लोकतंत्र, बुनियादी नियम का जो पहला पॉइंट है वह है लोकतंत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब है ऐसा तंत्र जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, मतलब ऐसा तंत्र जो खुद के द्वारा बनाया गया हो, मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया हो। जैसे आप अपना वोट देकर सरकार बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार जो है वो आपके द्वारा ही बनाया गया है ना। अब जैसे आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वह भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ के भारत देश के बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ? उनको वोट दिया, तब तो आज प्रधानमंत्री है। या कुछ साल पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कांग्रेस से, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस समय बहुत सारे लोगों ने मनमोहन सिंह को अपना वोट दिया था, कांग्रेस को वोट दिया था, तो वो प्रधानमंत्री थे। इसी तरह लोग जो है वो अपने पसंद से अपने हिसाब से क्या करते हैं? यहाँ के ये जो शासक को चुनते हैं। तो यही लोकतंत्र है। ठीक है, अपने पसंद का शासक चुनना। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब है जैसे आज हम स्वतंत्र हैं, है ना। पहले हम क्या थे? अंग्रेजी हुकूमत के, इंग्लैंड के सरकार का अधीन थे, वह हमारे देश पे शासन कर रही थी। तो क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं? हर साल 15 अगस्त को क्या करते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आज हम स्वतंत्र हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम अपना सरकार खुद से चुनकर बनाते हैं, है ना। किसी भी गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम क्या हैं? आज के डेट में स्वतंत्र हैं। पहले ऐसा नहीं था। अपने देश में कहीं भी घूमने फिरने पढ़ने व्यवसाय करने इत्यादि के लिए हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। यह सब जो चीज़ था वह पहले हमें नहीं था। देखिए आपका अगला टॉपिक है समानता की समझ। मतलब आज भी हमारे देश में काफ़ी असमानताएं हैं, लेकिन संविधान के अंतर्गत इस देश के सभी नागरिक क्या हैं? एक समान है ना। जैसे जाति के रूप में भी देखा जाए तो काफ़ी सारी असमानताएं हैं आज भी, है ना। बहुत सारे जात हैं, छोटा जात है बड़ा जात है ना। बड़ा जात छोटा जात को नहीं देखना चाहता है ना। ये जात उस जात को नहीं देखना चाहता है। तो जाति के रूप में भी क्या है? बहुत सारी असमानता है। लेकिन संविधान के अंदर में, है ना, ये कोर्ट के अंदर में
नियम कानून के अंदर में क्या है, सभी जाति के लोग एक समान हैं, है ना, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अब अगला है लिंग के आधार पर, मतलब लिंग के आधार पर भी असमानता है आज भी हमारे समाज में, है ना। महिला को पुरुष से कम आंका जाता है ना। महिलाओं के लिए बहुत सारी ये चीज़ें हैं, जैसे वो घर में ही रहना, खाना बनाना, है ना, इत्यादि, ये सब क्या है, महिलाओं को करना, और पुरुष जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, संविधान के नज़र में महिला और पुरुष दोनों क्या है, एक समान है ना, दोनों का अधिकार एक समान है। अगला है धन की असमानता, मतलब इस देश में बहुत सारे लोग क्या है, गरीब है, बहुत सारे लोग अमीर है, बहुत सारे लोग मध्यम वर्गीय है। तो संविधान के जो नियम कानून है वो ऐसा नहीं है कि गरीबों पर ज़्यादा लागू होता है, अमीरों पर कम लागू होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों पर, वो चाहे भीख मांगने वाला आदमी हो या फिर इस देश का सबसे धनी आदमी हो, है ना, सभी के लिए यहाँ का जो कानून है वह क्या है, एक समान है। तो यही है आपका समानता की समझ, मतलब यह जो संविधान है वह सभी लोगों के लिए क्या है, एक समान है। देखिए आपका अगला टॉपिक है सामाजिक न्याय, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल जस्टिस। अब आइए इसको हम समझते हैं है क्या। तो सरकार द्वारा संविधान में यहाँ के लोगों को 3 प्रकार का विभाजन किया गया है, 3 प्रकार के वर्गों में बांटा है। जैसे पहला है सामान्य वर्ग, दूसरा है पिछड़ा वर्ग, और तीसरा है अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग, है ना। आपको पता होगा, आप इस तीनों में से किसी न किसी एक में जरूर होंगे। तो हमारे संविधान ने इन तीनों वर्गों को एक समान माना है, लेकिन चूँकि पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ जो इतने हज़ारों सालों से जो अन्याय हुआ है, अन्याय का मतलब हुआ कि उन्हें समाज में हमेशा छोटा समझा गया तथा उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, है ना। तो उन लोगों को, मतलब उन लोगों के उत्थान के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए हमारा जो संविधान है वह क्या किया है, उनके लिए विशेष नियम कानून बनाया है, उनको सुविधा दिया है ना, ताकि वो क्या हो, वह आगे आए, मतलब जो पिछड़े लोग हैं वह आगे आए। यही सामाजिक न्याय है, ठीक है। अगला टॉपिक है धर्म निरपेक्षता, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेकुलरिज्म, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में यहाँ कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, सभी धर्मों को एक समान माना गया है। वह चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, जो भी धर्म हो, वह सभी को क्या किया गया है, एक समान माना गया है, ठीक है। इसको हम अगले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आइए इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर होगा, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नागरिकों के मूलभूत हितों की रक्षा करता है, जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि। अगला प्रश्न है 2 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी। इसका उत्तर होगा, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार ने जो अधिकार अपने देश के इंग्लैंड के नागरिकों को जो दे रही थी, वह अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दे रही थी, जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपने इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार इत्यादि। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों। इसका उत्तर होगा, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से बुनियादी मूल्य जिसमें लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि इन मूल्यों के बिना एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है 4 नंबर, संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें निम्न तालिका में भरिए, ठीक है। तो सरकार जो योजना चला रही है समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए, उसको हमको इस तालिका में क्या करना है, भर देना है। ये है आपका उत्तर, इसे आप अपने कॉपी में लिख लें। बच्चों, ये था आपका अध्याय 1, जिसे आपने अच्छे से समझा, पढ़ा। अब अगले अध्याय के साथ जल्दी आपके सामने हम उपस्थित रहेंगे, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और अपना सुझाव देने के लिए इस वीडियो पर कमेंट करें, जो भी आप कुछ कहना चाहते हों तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।